Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, we are going to start chapter number 24, evolution. फर्स्ट लेक्चर है और इसका टॉपिक जो है वही हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, कि बेसिकली जो इर्तिका है, ये कंसेप्ट जो हम स्टडी करते हैं ये खुद भी एक इर्तिकाई अमल के जरिए मार्ज़ वजूद में आया हुआ है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने, नेचुरलिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपने अपने दौर में, अपने अपने अंदाज में। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। आपके लिए स्पेशली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में इस चैप्टर में से, स्पेशली इस टॉपिक में से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो तवज्जो रखिएगा और अंडरस्टैंड करते जाइएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया आपके लिए व्हाट इज एवोल्यूशन इटसेल्फ। एवोल्यूशन इज सिंपली डिफाइंड एज इट इज अ प्रोसेस इन विच वन स्पीसीज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त गुजरने के साथ साथ अगर कोई भी एक स्पीसीज चेंज होती हुई नजर आती है ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू नेचुरल एडेप्टेशंस, ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, तो हम कहते हैं कि ये एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रही है ये वाली स्पीसीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम अरिस्टोटल। अरस्तु, जिसको साइंस का बाप कहा जाता है, असल में ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ फिलोसोफर, लेकिन उसका वो फलसफा आज भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि ये उस वक्त में भी कितनी अहम बातें करता होगा कि 21वीं सदी के अंदर, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दौर के अंदर भी हम इसको याद रखे हुए हैं। तो देखते हैं कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था। अरिस्टोटल ही रोट समथिंग डिफरेंट। ऑलराइट स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ही सेड स्काला नेचुरी, और नेचुरा भी इसको कहा जाता है। इट इज लेडर ऑफ नेचर। अब ये लेडर ऑफ नेचर से क्या मुराद है कि एक ऐसी सीढ़ी है जो नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स से स्टार्ट हो रही है। कोई ऐसी सीढ़ी जिसकी बुनियाद तो जमीन के ऊपर है, मिट्टी के अंदर है, वो हवा से एनर्जी ले सकती है, आग से एनर्जी ले सकती है, ग्रेविटी से एनर्जी ले सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वहां से जिंदगी का आगाज होना और फिर इवॉल्व होते 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 सिंपल टू कम्प्लेक्स टू मोर कम्प्लेक्स टू मोस्ट कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक चले जाना, दिस इज नोन एज लेडर ऑफ नेचर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यही हम अंडरस्टैंड करते हैं अरस्तु के इस कंसेप्ट से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डरली स्कीम बताई थी इसने, जिसके अंदर इसने बताया कि नॉन लिविंग मैटर क्लाइम्ड रंग बाय रंग फ्रॉम फंजाई एंड मॉसेस टू हायर प्लांट्स। अब अगर इस स्टेटमेंट पे हम गौर करें तो हमें पता चल रहा है कि आगाज तो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग मैटर से हुआ, लेकिन उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने जिनके पास सेल वॉल थी, लाइक फंजाई एंड मॉसेस, और फिर वो इवॉल्व हुए फर्दर इनटू कॉम्प्लेक्स प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो कि आज भी हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ एनिमल्स के एवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि द प्रिमिटिव एनिमल्स लाइक मोलस्क्स एंड इंसेक्ट्स फाइनली टर्मिनेटेड इन ह्यूमंस। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इस तरह के कीड़े मकोड़ों के जरिए पैदा हुए। इसको अंडरस्टैंड करें अगर हम कंसेप्चुअली या लॉजिकली, तो साइंस ये कह रही है कि एवोल्यूशन के अंदर इस तरह की तब्दीलियां आती रहीं कि उन तब्दीलियों के जरिए पहले मोलस्क्स पैदा हुए, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सॉफ्ट बॉडीड थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह के जानदार आए जिनके ऊपर एक्सोस्केलेटन मौजूद था, जस्ट लाइक द इंसेक्ट्स, और फिर अल्टीमेटली हमें नजर आती है जो प्राइम कम्प्लेक्स किस्म की स्पीसीज इस वक्त इस प्लेनेट पे मौजूद है, जो अपनी अकल के जरिए कायनात को भी इस वक्त तस्खीर करते चले जा रहे हैं, और वो हैं इंसान। ऑलराइट स्टूडेंट, इसने जो सीक्वेंस बताया, दैट वाज फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कम्प्लेक्स, एंड देयर आर ह्यूमंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के लिए, ईच ऑर्गेनिज्म हैड स्पेसिफिक प्लेस ऑन लेडर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। अब चूंकि फिलोसफिक आइडियाज की बात कर रहे हैं हम, अरिस्टोटल वाज अ फिलोसोफर, तो इसने यहीं पे रिलीजियस आइडिया को भी बीच में मर्ज कर दिया कि जो भी जानदार उस सीढ़ी के ऊपर जिस पोजीशन पे मौजूद था, असल में वो जगह अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा थी और वो उसी पोजीशन के ऊपर फिट रहा। ये वाली चीज हमें बताती है कि दिस इज स्केला नेचुरा और नेचुरे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट हमें नजर आता है, इट इज अबाउट द क्रिएशनिज्म। अब स्टूडेंट्स, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूं मैं कि जो क्रिएशनिज्म है या जो क्रिएशनिस्ट्स हैं, दे वर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी। और चूंकि ये दीन है या मजहब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक डिफरेंट किस्म का आइडिया नजर आएगा
जहां पे साइंटिफिक लॉजिक्स जो हैं वो निस्बतन कम होती हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। और वो ये है कि जो भी जानदार हमें जिस शक्ल में आज नजर आ रहा है इस दुनिया के ऊपर, शायद अल्लाह ताला ने इसको इसी शक्ल में बनाया हो, किसी एवोल्यूशन का, किसी दरमियान में नई तरतीब का या नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र क्रिएशनिज्म में नहीं किया जाता। ऑलराइट, लेकिन जब हम साइंटिफिक लॉजिक्स के तहत देखते हैं तो हमें खुद भी पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद वो बैक्टीरिया जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले खाली पेनाडोल खाने से खत्म हो जाते थे, अब उन्हीं बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें 4th 5th जनरेशन एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। जब हम इस हद तक ज्यादा पोटेंसी वाली मेडिसिन खा रहे हैं तो हमें इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए कि असल में वो बैक्टीरिया जो हमारी ही बॉडी के अंदर बीमारियां फैला रहे हैं वो भी इवॉल्व हुए हैं। अगर बैक्टीरिया इवॉल्व हो सकते हैं तो एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद जानदार क्यों इवॉल्व नहीं हो सकते। Alright, so creationism explains each species was created individually by God and never changed thereafter, और यही आइडिया 2000 साल तक ऑनवर्ड चलता रहा। अब स्टूडेंट्स 2000 साल तक चलने की वजह क्या नजर आ रही है कि किसी ने चैलेंज नहीं किया, साइंटिफिक नॉलेज उस दौर में बढ़ा नहीं, या यूं समझ लें कि इस पॉइंट पे आके कि जब हम बहुत ज्यादा रिलीजन की अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं तो फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वहां पे साइंटिफिक लॉजिक्स ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाती हैं। दैट्स व्हाई 2000 सालों तक ये आइडिया इसी तरह से ही चलता रहा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन लेटर ऑन अल्टीमेटली चूंकि हम साइंस की बात करें तो साइंस बेसिकली अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझें या साइंटिफिक लॉजिक्स की बात करें तो समटाइम्स खाली इमोशनल होने से या जज्बाती होने से या दीनी रुझान होने से साइंस अपने आप को कता ताल्लुक कर लेती है। और इसी वजह से जब बाद में नई चीजें एक्सप्लोर हुई तो पता चला कि क्रिएशनिज्म जो है वो तो एक महदूद थ्योरी थी, एक महदूद हाइपोथेसिस था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्दर जो चैलेंजेस हैं उनकी डिटेल देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, क्रिएशनिज्म को जो चैलेंजेस फेस करने पड़े वो किस वजह से थे। पहले नंबर पे तो आप ये समझें कि बहुत सारे साइंसदान या बहुत ज्यादा नेचुरलिस्ट जब डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को या जियोग्राफिकल रीजन्स को ऑब्जर्व करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस भी इकट्ठी करके लेके आते हैं। अब जो ऑब्जर्वेशंस वो अपने साथ लेके आ रहे थे उन ऑब्जर्वेशंस में इनको पता चला कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो दुनिया के किसी एक खित्ते में मौजूद दूसरी फैमिली या दूसरी पॉपुलेशन के साथ भी रिजेंबल कर सकते हैं। अब वो जो रिजेंबलेंसेस जब सामने आई तो पता चला कि अगर क्रिएशनिज्म ही 100% वैलिड है तो फिर किसी एक खित्ते के जानदार को दूसरे खित्ते के किसी दूसरे जानदार के साथ बिल्कुल भी मुशाबहत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। तो ये जो मुशाबहत नजर आई, जो सिमिलैरिटीज हल्की फुल्की नजर आना शुरू हुई, इसकी बुनियाद पे एक नया कंसेप्ट सामने आया कि मे भी किसी एंसेस्टर ने किसी एक जगह पे आगाज किया हो रिप्रोडक्शन का और फिर उसके डिसेंडेंट्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रेवल करके चले गए हों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो इनकी ऑब्जर्वेशंस थी उनको भी देख लेते हैं। यूरोपियन नेचुरलिस्ट एक्सप्लोर्ड लैंड्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। अब आप देखें कि अगर ये तीनों कॉन्टिनेंट्स को डिफरेंट वेज में डिफरेंट टाइम्स पे ऑब्जर्व किया जा रहा है तो अगर हम क्रिएशनिज्म तक महदूद रहें तो फिर तो अगर कोई एक स्पीशी अमेरिका में पाई जा रही है तो वो सिर्फ अमेरिका में ही होनी चाहिए, अफ्रीका में उसका कोई भी वेरिएंट या कोई दूसरी टाइप या उस तरह का जानदार नजर ही नहीं आना चाहिए। सेम विल बी द केस थ्रू एशिया एंड अफ्रीका एंड एशिया एंड अमेरिका कि जो जो जानदार यहाँ पे मौजूद हैं वो किसी दूसरे खित्ते पे मौजूद नहीं होने चाहिए या उसी तरह का कोई और जानदार भी वहां पे नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्रिएशनिज्म। लेकिन यहाँ पे क्या नजर आता है कि दे फाउंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड एक्सोटिक स्पीसीज क्लोजली रिजेंबल। कुछ जानदार तो इनको इस तरह के नजर आए कि जो पहले किसी ने स्टडी ही नहीं किए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये उनको डीपली ऑब्जर्व करते गए तो इनको पता चला कि कुछ आपस में इस तरह की सिमिलैरिटीज रखते हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऑलराइट, तो वो सिमिलैरिटी सामने आने पे क्रिएशनिज्म जो है उसको थोड़ा सा महदूद करना पड़ा और उसकी बजाय नए आइडियाज हमारे सामने आना शुरू हो गए। Perhaps the species could change after all and some similar species might have evolved from common ancestor। ये पॉइंट समझने से ताल्लुक रखता है स्टूडेंट्स कि ये भी मुमकिन है कि कोई हो ही बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन साथ ही साथ ये वाली जो डिफरेंसेस वाली स्पीसीज हैं उनको अगर हम दूर करें या साइड पे रखें तो what about those species which live in different parts of the world but still they are similar to one another। All right, तो उनके मुतालिक ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है
कि हो सकता है उनका इंसेस्टर किसी एक ज़माने में एक ही रहा हो, लेकिन बाद में फिर उसके डिसेंडेंट्स या आने वाली औलादें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई हों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज अनदर एविडेंस दैट इज फॉसिल रिकॉर्ड। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको लेयर्स या सेडिमेंटेशन या रॉक लेयर्स का आइडिया होना चाहिए कि चूंकि जब हम फॉसिल रिकॉर्ड की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ज़मीन की एक सबसे ऊपर वाली लेयर है, लेकिन जो जो हम डीप चलते चले जाते हैं तो जो पुरानी लेयर्स हैं वो किसी ना किसी कुदरती प्रोसेस या एक नेचुरल एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के थ्रू बिछाई गई हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, तो वो वाली स्पीसीज या वो वाले जानदार जिनके फॉसिल्स हमें अब जाके कई मीटर नीचे जाके गहराई में मिलते हैं, जब उनके फॉसिल्स को, उन फॉसिल्स के स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करते हैं विद द मॉडर्न स्पीसीज स्केलेटन्स या उनकी मॉर्फोलॉजी या एनाटमीज के साथ, तो हमें पता चलता है यहाँ भी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि कदीम ज़मानों में पाए जाने वाले जानदार और मौजूदा ज़मानों में पाए जाने वाले जानदार अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि ये एक इर्तकाई अमल के जरिए छोटी छोटी तब्दीलियां ला चुके हुए हैं। जो तब्दीलियां आई उसकी वजह से डाइवर्सिटी तो बनी, लेकिन मुकम्मल तौर पे कोई भी जानदार 100% डिफरेंट शेप अखज़ नहीं कर सका, जिसकी वजह से अगर हम ये कहें कि हर मर्तबा हर लेयर के बाद एक नई नस्ल पैदा की गई तो ये वाला कंसेप्ट समझ से बाहर हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो वी कैन से फॉसिल्स इन द ओल्डेस्ट रॉक लेयर्स were usually very different from modern forms with gradual advancement to greater resemblance to modern species in younger rocks. Alright students, अब इसमें evolution of horse को अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसके सीक्वेंस में हमें नजर आता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है या जो लोकोमोशन के स्टाइल्स हैं वो तो हमेशा से सेम रहे, लेकिन जो साइज ऑफ द बोन्स है या मॉर्फोलॉजी ऑफ द एनिमल है, इट बिकेम डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास जॉर्ज क्यूवियर का कंसेप्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिज्म। अब कैटास्ट्रोफ क्या होता है? कोई भी कुदरती आफत। ऑलराइट, अब कैटास्ट्रोफिज्म के अकॉर्डिंग जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं नेचर के पास, जो पावर्स मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अदवार में मोनिटर करती रही हैं जमीन के अंदर तब्दीलियों को। ऑलराइट, या यूं समझें कि जमीन के ऊपर जोग्राफियाई तब्दीलियों को इंड्यूस करती रही हैं वो कुदरती आफतें। अब वो जो तमाम के तमाम कुदरती आफतें हैं उनको भी एवोल्यूशन के साथ रिलेट किया जाता है। किस तरह से रिलेट किया जाता है? He hypothesized vast supply of species was created in beginning, के आगाज में तो बेशुमार जानदार मौजूद थे, लेकिन फिर क्या हुआ? हर कुदरती आफत के बाद कुछ ना कुछ उनमें से कुछ तादाद खत्म होती चली गई और सिर्फ वही बचे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के मेयार पे पूरे उतरते थे, और फिर वही इवॉल्व होते चले गए और रिप्रोड्यूस करके अपनी नस्ल अफजाई करते रहे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सक्सेसिव कैटास्ट्रॉफ्स प्रोड्यूस द लेयर ऑफ रॉक एंड डिस्ट्रॉयड मेनी स्पीसीज। पुरानी लेयर्स के ऊपर नई लेयर्स बनती चली गई इन आफतों की वजह से, और फिर इसके साथ ही साथ नई स्पीसीज भी नमूदार होती रही अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस। Reduced flora and fauna of the modern world are species that survived catastrophes. अब इस बात से भी आपको याद रखना है कि असल में फ्लोरा क्या चीज़ है, जितनी भी वेजिटेशन है हमारे इर्द गिर्द, और फाना क्या चीज़ है जो एनिमल डाइवर्सिटी किसी भी एरिया में मौजूद होती है, जो अब अगर हम देखते हैं और हम साथ ही ये कहते हैं कि अब तो जानदारों की तादाद बहुत कम हो चुकी हुई है, लेकिन माजी में डायनासोर्स और इस तरह के कुटाइलोसॉर्स वगैरह और बहुत सारे डाइवर्स किस्म के एंसेस्टर्स मौजूद थे, तो वो एंसेस्टर्स खत्म होते गए कुदरती आफतों की वजह से, और उनमें से महदूद किस्म की स्पीशीज इवॉल्व होती रही अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूवियर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज कैटास्ट्रोफिज्म। फिर इसके बाद फर्दर जो डिटेल्स आपकी बुक में उसको देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, फर्दर जो हमें एनहांसमेंट या एक और असिस्टेंस मिलती है अपने पिछले कंसेप्ट के अंदर, वो असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है टू द कैटास्ट्रोफिज्म। ही इज लुइस अगेसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुइस अगेसिस क्या कहता है? देयर वाज अ न्यू क्रिएशन आफ्टर ईच कैटास्ट्रोफ। हर कुदरती आफत आने के बाद कोई ना कोई स्पीसीज नई इंडक्ट की जाती थी टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस बायोम। ये जो सारे के सारा इकोसिस्टम या एक बड़ा बायोस्फीयर था, उसमें किसी हिस्से में भी जब आफत आ रही होती थी तो उस आफत के, जलजले के, सैलाब के, तूफान के बाद नई स्पीसीज जो है वो पैदा कर दी जाती थी अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी। फिर उसके बाद मॉडर्न स्पीशीज रिजल्ट फ्रॉम मोस्ट रीसेंट क्रिएशन।
अब इसका मतलब क्या है कि जो आज की सारी स्पीसीज हमें इस दुनिया के ऊपर नजर आ रही हैं, इस कुराए अर्ज़ के ऊपर जो जानदार घूमते फिरते नजर आते हैं, वो शायद आखिरी तरीन कुदरती आफत की पैदावार हों। लेकिन अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो कुछ साल पहले जब सुनामी आया था तो क्या उसकी वजह से कुछ स्पीशीज मुकम्मल तौर पे गायब होने के बाद क्या कोई नई स्पीशीज डिस्कवर हुई है? इस सवाल का जवाब आप खुद ही सोच लें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द नेक्स्ट आइडिया कमिंग फ्रॉम हटन एंड लायल। इसको हम आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये आइडिया क्या कहता है? द फोर्सेज ऑफ विंड, वाटर, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म, आतिश फिशा का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, एज एजेंट्स ऑफ क्रिएटिंग लेयर्ड पैटर्न। ऑलराइट, लेयर्ड पैटर्न किसका? रॉक्स का। क्योंकि अभी भी जब हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हम जब पहाड़ी इलाकों में मूव करते हुए देखते हैं तो हमें उन पहाड़ों के ऊपर अजीबोगरीब किस्म की लेयर्स नजर आ रही होती हैं। देखने से यूं लगता है कि जैसे शायद यहाँ कहीं किसी जमाने में पानी रह चुका हो। तो इसका मतलब है कि जियोग्राफिक एवोल्यूशन भी हो चुकी हुई है, लेकिन वो लेयर्स बनाने के लिए इन कुदरती ताकतों का सहारा लिया जाता रहा है इन द एंशिएंट टाइम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एविडेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, ये जो लेयर्ड पैटर्न होता है असल में इसी से हमें पता चलता है कि माजी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तब्दीली रह चुकी हुई है। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल आजकल आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी पहाड़ की खुदाई के दौरान अचानक से आपको स्टारफिश नजर आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? कि हो सकता है ये वाला खित्ता किसी जमाने में पानी के नीचे रह चुका हो। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लेयर्ड पैटर्न जो है ये एविडेंसेस हैं उस दौर के कि जब ये सारी की सारी फोर्सेस लाइक वाटर, विंड, अर्थक्वेक और वोल्केनोज वगैरह ये जमीन के ऊपर गालिब आए हुए थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है? अर्थ इज इटर्नल, जमीन शुरू से मौजूद है और आखिर तक मौजूद रहेगी। यहाँ पे शुरू और आखिर की लिमिट्स डिफाइन नहीं की गई, इस वजह से यहाँ पे हम अपने दीन से हेल्प ले सकते हैं। स्टिल साइंस जो है वो इसकी लिमिट्स डिफाइन करने से कासिर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम इसका आइडिया देखें तो क्या कहा जा रहा है? नो वेस्टेज ऑफ अ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड, के ना तो आगाज जब हुआ तब के बाकियात कोई नजर आते हैं हमें, या कोई चीज फजूल बनी हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही हमें ये पता है कि एंड कब होगा और उसके बाद जमीन का क्या हशर होगा। तो ये वाला जो आइडिया है इसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, कि अर्थ इज इटर्नल, ये शुरू से है और अबद तक रहेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द आइडिया ऑफ लमार्क, लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, एवोल्यूशन के सबसे ज्यादा फेमिलियर आइडियाज हैं। इसमें स्टूडेंट्स लमार्क क्यों फेमस है या यहाँ पे हमने क्यों शामिल किया है, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी पिछले सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हम पढ़ के आए हैं, वहां पे साइंटिस्ट जो हैं वो अपने अपने आइडियाज, अपने अपने हाइपोथेसिस तो बता रहे थे, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता था। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं होती थी, आइडियाज जरूर दे रहे होते थे। तो वो जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है वो फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है लामार्क ने। ऑलराइट, जिसकी वजह से ये अभी भी मशहूर है एवोल्यूशन के एतबार से। ही वॉज द फर्स्ट टू प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, और इसका हाइपोथेसिस क्या था? ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, के जानदार कुछ खसूसियात अपना लेते हैं और कुछ खसूसियात को रिजेक्ट कर देते हैं। जो अपनाई हुई खसूसियात हैं उनको वक्त गुजरने के साथ साथ डाइवर्सिटी की शक्ल में डिफरेंट स्पीसीज की फॉर्म में हमें दिखाया जाता है। और इसके लिए इसने सहारा लिया जिराफ्स वाली एग्जाम्पल का, जो कि आप लोगों को याद होगी, जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जिराफे जो हैं पहले उनकी गर्दनें छोटी होती थी और वो जमीन से घास खाया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ या किसी कहत साली की वजह से जब जमीन से घास खत्म हुआ तो उन्होंने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। अब पत्ते खाने के लिए उनको अपनी नेक को स्ट्रेच करना पड़ता था। अब चूंकि वो अपनी गर्दन को खींच रहे होते थे बार बार, तो इस वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उनकी गर्दनें इतनी लंबी होती चली गई कि आजकल के वक्त का अगर आप ज़राफ़ा देखें तो उसकी बॉडी की लेंथ जो है उसकी मुनासबत से उसकी नेक की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो लंबी गर्दनों वाला एक फीचर एक्सप्लेन किया जाता है लामार्किज्म में, इट इज वन एग्जांपल ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगर हम डार्विनिज्म की बात करें तो डार्विन और वेलिस ये दोनों मशहूर हैं क्योंकि इन्होंने सहारा लिया नेचुरल सिलेक्शन का, विच वाज द बेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल आइडियोलॉजी ऑफ द एवोल्यूशन। इन्होंने स्टूडेंट्स नेचुरल सिलेक्शन को मेन टूल बनाया कि असल में नेचर खुद कुछ फीचर्स को फेवर करती है
और उन सारे के सारे फीचर्स को फर्दर डार्विनिज्म के अंदर हम आने वाले सेशंस में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ये हो रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि मोस्टली हम जो डिबेट कर रहे होते हैं वो यही करते हैं कि एवोल्यूशन है या नहीं है। ऑलराइट, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल बताई थी। इसी चीज को आप इस बात से अंडरस्टैंड करें कि अगर हम इंसानों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सारे के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जो अमेरिका में रह रही है और जो बांग्लादेश में और जो पाकिस्तान में और जो वेस्ट इंडीज में रह रही है, इनके अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ से आई है? तो ये सारी डाइवर्सिटी हमें कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द नेचुरल सिलेक्शन, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसके अंदर फिर फर्दर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एनाटमी और उसके साथ ही साथ एनर्जी, होमोलॉजी, ये सारे के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं जो मिलके ऑपरेट कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज इवॉल्विंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑलराइट, इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन।